क्या हाल है? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, याद है? क्या बताइए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव वाला कि मोस्ले वाला? हम्म। मोस्ले का। क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे? क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे उसमें, बताइए। अच्छा, वो हो गया था। याद हो गया है? बताओ तो। 17वां ग्रुप कौन सा फैमिली होता है? हैं? हेलोजन। मतलब उससे ओर्स मिलता है कि नमक मिलता है? नमक मिलता है। और 16 नंबर ग्रुप कौन सा फैमिली है? चाल्कोजन। उससे क्या मिलता है? उससे मिलता है अयस्क, ओर्स मिलते हैं। ठीक है। 16 ग्रुप कौन सा है? 16 ग्रुप बताइए। चलिए, वहां तक लिख लिए थे ना, वो इम्पोर्टेंट था। हम्म। ये हो गया था। अब एक छोटा सा हेडिंग बनाना। 15-16 क्वेश्चन हम लिखाएंगे, वो सारा क्वेश्चन बस याद कर लेना, ठीक है? उसके बाद पीरियोडिक टेबल से कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 15-16 क्वेश्चन ही याद करना है। लिखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारिणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आवर्त सारिणी के आवर्त सारिणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। हो गया? लिख लिए? लिखिएगा। टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। टोटल एलिमेंट टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कुल तत्वों की संख्या। कुल तत्वों की संख्या। टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। डैश देकर के लिखिएगा 118। 118 हो गया। दूसरा लिखिएगा प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट्स। प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स डैश देकर के लिखिएगा 94। 94। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कृत्रिम तत्व, आर्टिफिशियल एलिमेंट। कृत्रिम तत्व, आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट डैश देकर के लिखिएगा 24। 24। 24, ठीक है। 94 आपका क्या है? प्राकृतिक तत्व। और बाद बाकी जितना सारा है वो सब क्या है? कृत्रिम तत्व है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कुल धातु, टोटल मेटल्स। कुल धातु, टोटल मेटल। टोटल मेटल डैश देकर के लिखेंगे 91। 91। उसके बाद लिखिएगा टोटल नॉन मेटल्स, कुल अधातु। टोटल नॉन मेटल्स, कुल अधातु डैश देकर के लिखिएगा इसमें 20। 20। उसके बाद लिखिएगा टोटल मेटेलॉइड्स, कुल उपधातु। कुल उपधातु, टोटल मेटेलॉइड्स डैश देकर के लिखिएगा 7। 7। 7। उसके बाद लिखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारिणी के जनक। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
आधुनिक आवर्त सारिणी के जनक, डैश देकर लिखिएगा मोसले, सले, मोसले। उसके बाद लिखिएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारिणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारिणी के जनक, आवर्त सारिणी के जनक, डैश देकर लिखिएगा मेंडलीव, मेंडलीव, मेंडलीव। हो गया। अगला लिखिएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से, पीटी में ऊपर से नीचे जाने पर, पीटी में ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डैश देकर के लिखिएगा एलिमेंट्स एटम साइज इंक्रीज, एलिमेंट्स एटम साइज इंक्रीज, तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है, तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। उसके बाद लिखिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीटी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीटी, आवर्त सारिणी में, आवर्त सारिणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, डैश देकर लिखिएगा साइज ऑफ एटम डिक्रीज, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, परमाणु, तत्वों के परमाणु का भार घटता है, तत्वों के परमाणु का आकार, तत्वों के परमाणु का आकार घटता है। ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होगा? बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है? घटता है, कम होता है। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा हल्का एवं आवारा तत्व, हल्का एवं आवारा तत्व, मोस्ट लाइटेस्ट, मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट, मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट, डैश देकर के लिखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। समझ गया? इसका खोज किसने करा था? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन नामकरण किसने रखा था? लेबवाइजर ने। हाइड्रोजन नाम किसने रखा था? लेबवाइजर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। लेबवाइजर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्लियर है? उसके बाद लिखिएगा मुलायम, मुलायम एवं कैरोसिन में रखा जाने वाला तत्व, मुलायम एवं कैरोसिन, कैरोसिन तेल होता है ना, कैरोसिन में रखा जाने वाला तत्व, सॉफ्ट एंड कैरोसिन केप्ट एलिमेंट, सॉफ्ट एंड कैरोसिन केप्ट एलिमेंट कौन सा होगा? सोडियम, डैश देकर के लिखिएगा सोडियम। सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। और वो कैसा होता है? वोलेटाइल होता है, माने एयर में रखा जाएगा तो उसमें आग लग जाएगा, इसीलिए उसको किस में डुबा करके रखते हैं? केरोसिन तेल में उसको डुबा करके रखा जाता है सोडियम को। और इसको चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम होता है। उसके बाद लिखिएगा परमाणु घड़ी में, एटॉमिक वॉच, इन एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी में, परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अंतरिक्ष में, वो अपने साथ लेकर के जाते हैं परमाणु घड़ी। जो घड़ी हम लोग पहन ले रहे हैं, घड़ी लेकर के जाएगा तो वहाँ चलबे नहीं करेगा, ग्रेविटी खत्म तो घड़ी चलेगा ही नहीं। तो वहाँ पर क्या ले जाता है? एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी ले जाते हैं। और परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग होता है? सीजियम का, डैश देकर के लिखिएगा सीजियम, CS से डिनोट करते हैं, CS, सीजियम। हो गया? उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा सबसे हल्का धातु, मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट, मोस्ट लाइटेस्ट मेटल कर लेना, मोस्ट लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम, डैश दे करके लिख लो लिथियम, LI से डिनोट करते हैं, लिथियम। उसके बाद लिखिएगा सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व, सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट,
मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम डिनोट करते हैं किस चीज से? के से। ठीक है, आगे लिखिएगा फ्लैश लाइट। अगला क्वेश्चन है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट तथा क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व। फ्लैश लाइट तथा क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व। फ्लैश लाइट तथा क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद लिखिएगा हड्डी। नेक्स्ट लिखिएगा हड्डी कॉमा दांत। दांत एवं चट्टान में। हड्डी, दांत एवं चट्टान में। बोन, टीथ एंड रॉक। बोन, टीथ एंड रॉक क्या मिलेगा? कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम हो गया। आगे लिखिएगा वायुयान के टायर तथा इलेक्ट्रिक बल्ब में। वायुयान के टायर तथा इलेक्ट्रिक बल्ब में। वायुयान के टायर तथा इलेक्ट्रिक बल्ब में डैश दे करके लिखिएगा हीलियम। क्या मिलेगा? हीलियम। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम है, इसीलिए उसको किस में डालते हैं? वायुयान के टायर में। और इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह अगर मरकरी बल्ब लिखा रहता है तो मरकरी बल्ब में हीलियम नहीं डाला जाता है। मरकरी बल्ब में क्या डाला जाता है? आर्गन। क्या भरा रहता है? आर्गन। वो आगे लिखवा देंगे। हीलियम किस में भरा हुआ रहता है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब पहले देखते होते ना टंगस्टन, जिसमें फिलामेंट रहता था पीला रंग का, 100 वाट का आता था और 120 वाट का आता था। 120 और 100 वाट का आता था ना पीला वाला, उसमें क्या भरा हुआ रहता है? उसमें हीलियम भरा हुआ रहता है। और उसका फिलामेंट किस चीज का बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था किसने? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने कितने बार में बनाया था मालूम है? कितने बार में बनाया था उसको? 1000 बार में। 999 बार एग्जैक्टली वो फेल हुए थे। थॉमस एल्वा एडिसन, कुछ दिन पहले ही उनका हम ये पढ़ रहे थे, उनका नोबेल पढ़ रहे थे, जीवनी उनका पढ़ रहे थे, उसी में मिला। 999 बार फेल हुए, 1000वें बार में पास हुए थे। अब बचपन से मतलब उनको क्या कहा जा सकता है? बचपन में पढ़ने में क्या थे? ड्रॉप आउट नहीं थे, स्कूल से निकाल दिया गया था। ड्रॉप आउट मतलब होता है खुद से छोड़ देना। ठीक है, उनको क्या किया गया था? निकाल दिया गया था। उसका मम्मी मोटिवेट किया कि मम्मी मोटिवेट की? मैं जेंडर वेंडर भुला जाते हैं क्या जी आप लोग? हाँ, तो 4th या 5th स्टैंडर्ड में उनको निकाल दिया गया था स्कूल से। कुछ भी आता होता नहीं था, मैंने किताब पढ़ने। आइंस्टीन का दूसरा है, आइंस्टीन का मेमोरी कमजोर था और आईक्यू शार्प था, इनका दोनों कमजोर था। ठीक है, तो स्कूल से निकाल दिया गया, कहा कि आप इतने बड़े स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हैं। और जो इनकी प्रिंसिपल थी, क्लास टीचर, वो एप्लीकेशन लिखी, लेटर लिखी और कहीं कि जाके अपने पेरेंट को दे देना और कहीं कि तुम जाओ घर, कल से स्कूल मत आना। लिख के दे दी। घर गए तो रोते रोते गए, जाकर बोले कि बोलिए टीचर की कल से स्कूल नहीं आने के लिए। तो मम्मी पूछी क्यों बोली ऐसा? तो ये तुम्हारे लिए दिए, पढ़ के देखो। तो लेटर वो पढ़ी तो उसमें लिखा था यही सब कि पढ़ने में कमजोर है, हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए कल से इसको मत भेजिएगा। सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था। पूछा एडिसन कि क्या लिखा हुआ है इसमें? तो उनकी माँ बोली कि इसमें लिखा हुआ है कि तुम इतने ब्रिलियंट हो कि वो स्कूल तुमको पढ़ा नहीं सकता है, उसके पास ऐसे योग्य शिक्षक नहीं है कि तुमको पढ़ा सके, यही लिखा हुआ है। उसके बाद वो घर पर ही उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। देखो चमत्कारी आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किया। जब 999 बार फेल हुआ और 1000वें बार में बल्ब बना था, तो उनसे जब मीडिया पूछने गया था कि सर इतने बार में आपने बल्ब बनाया, आपको डीमोटिवेशन नहीं आया? 999 बार फेल होना एक बहुत बड़ा बात है, आपको डीमोटिवेशन नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि मैं फेल तो एक बार भी नहीं हुआ, मुझे ये पता चला कि 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। मैंने हर फेलियर को क्या बोले कि इतने तरीकों की जानकारी मुझे हुई कि इस तरह से भी बल्ब नहीं बनेगा। तो एडिसन शानदार इंसान था। ठीक है, तो उन्होंने हीलियम भर के क्या बनाया था? इलेक्ट्रिक बल्ब। और इसको वायुयान के टायर में भी भरते हैं। ट्रक के टायर में पूछता है तो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। और वायुयान का टायर पूछे तो उसमें
अगर ऑप्शन में हीलियम नहीं है तो नाइट्रोजन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, और हीलियम है तो हीलियम ही टिक करना है, क्योंकि हीलियम जो होता है वो सबसे हल्का गैस है। नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वो कौन सा गैस है, सबसे ठंडा गैस है, ठीक है। तो वायुयान को तो बहुत लंबा रनिंग थोड़े करना रहता है, उसको तो अपने जो जब वो लैंड करेगा तो लैंड करने के समय कुछ दूर, या टेक ऑफ करने वाला होगा तो कुछ दूर उसको रनिंग करना होता है, 2-3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, इतना ही ना करता है। उसके बाद तो ये करता है, तो उसको लंबा रनिंग नहीं करना, उसके लिए हीलियम भरते हैं। और हवा में उसको ज़्यादा देर रहना है, तो हवा में रहेगा तो हल्का गैस भरा जाता है, हीलियम। और ट्रक वगैरह को क्या करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है, तो फ्रिक्शन के चलते उसका टायर फट नहीं जाए, इसलिए उसमें क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरता है। चिप्स के पैकेट में भी क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। जितना सारा फूड पार्टिकल है जिसमें गैस भरा रहता है सब में नाइट्रोजन होता है। 10 रुपये के चिप्स में आधा आलू का चिप्स रहता है, बाकी क्या रहता है, नाइट्रोजन। पूरा आलू भी नहीं रहता है, आधा आलू का चिप्स और नाइट्रोजन भरा रहता है, समझ गया। तो यही रहता है उसमें। एरोप्लेन के टायर और इलेक्ट्रिक बल्ब में हीलियम। उसके बाद लिखिएगा चमकीला तत्व, शाइनी मेटल, चमकीला तत्व शाइनी मेटल, डैश देकर के लिखिएगा रेडियम, रेडियम, रेडियम। जैसे घड़ी के सुई वगैरह में भी ये होता है रेडियम। रिमोट का जो स्विच होता है ना उसमें भी डाला रहता है क्या, रेडियम। क्यों डाला हुआ रहता है, क्योंकि अंधेरे में वो चमकेगा। तो आप रात में अपने घर में प्रवेश किए, बहुत सारे घर में जो लाइट वगैरह रिमोट से रहता है, अब आपको रिमोट मिलेगा नहीं तो पूरा दिन ढंढनाते फिरोगे रूम में, तो उसमें क्या रहता है, रिमोट में लगा रहता है रेडियम। जैसे एसी उसी सबके रिमोट में क्या रहता है, रेडियम रहता है। वो अंधेरे में भी क्या होगा, चमकेगा। फ्रेंडसी बैंड हाथ में पहनते वो भी अंधेरा में चमकता है ना, किस कारण से, रेडियम से। घड़ी का सुई चमकता है वो भी कैसे चमकता है, रेडियम से। तो रेडियम क्या है, चमकीला तत्व है, शाइनी मेटल है। उसके बाद लिखिएगा रंगीन प्रकाश, कलरफुल लाइट, रंगीन प्रकाश तथा टेस्टर में, टेस्टर, टेस्टर जिससे इलेक्ट्रिक चेक करते हैं, रंगीन प्रकाश तथा टेस्टर में, डैश देकर के लिखिएगा नियॉन, नियॉन, NEON, NEON, नियॉन। उसके बाद लिखिएगा मरकरी बल्ब में, मरकरी बल्ब, ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, मरकरी बल्ब में आर्गन, AR से डिनोट करते हैं, आर्गन, मरकरी बल्ब में आर्गन। उसके बाद लिखिएगा अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस, डैश देकर के लिखिएगा जेनॉन, XE से डिनोट करते हैं, जेनॉन, ठीक है। जेनॉन कैसा गैस है, कैसा गैस है, कृत, ये है आपका इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है। ट्रिक बताए थे आप लोगों को, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो हीना माने हीलियम, नीना माने नियोन हो गया, तो नियोन भी कैसा गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया। मतलब जितना सारा गैस इनर्ट गैस है, टोटल 8 गैस है, कोई किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन इकलौता गैस नियॉन है जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेता है और अपना मेटल, अपना कंपाउंड बना लेता है, अपना यौगिक बना लेता है। इसीलिए बाकी इनर्ट गैस की तुलना में इसकी प्रवृत्ति अलग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, नियॉन को कहते हैं, जेनॉन को कहते हैं, सॉरी, जेनॉन को क्या कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा भारी एवं कृत्रिम गैस, भारी एवं कृत्रिम गैस, हेवीएस्ट एंड आर्टिफिशियल गैस, हेवीएस्ट एंड आर्टिफिशियल गैस, भारी एवं कृत्रिम गैस, रेडॉन, रेडॉन, भारी एवं कृत्रिम गैस, रेडॉन, ठीक है। कृत्रिम गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में अवेलेबल नहीं है। जितना भी इनर्ट गैस है 8 है ना, 8 में से 7 हम लोग के पर्यावरण में है, ठीक है। लेकिन इकलौता रेडॉन जो है वो पर्यावरण में नहीं है, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मतलब लैब में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में ये गैस बनाया जाता है। और दूसरा ये गैस कहाँ से निकलता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो ज्वालामुखी के अंदर से कौन सा गैस निकलता है, उसको ब्रैकेट में लिख लो, क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्वालामुखी से कौन सा गैस निकलता है, वोल्केनो से, तो याद रखिएगा रेडॉन निकलता है।
और इसको प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनता है और ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा भारी तत्व, भारी धातु लिख लेना, भारी धातु, तत्व नहीं धातु। हेवीएस्ट मेटल, भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम, 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 OS से डिनोट करते हैं, ऑस्मियम, हो गया। उसके बाद लिखिएगा तरल धातु, लिक्विड मेटल, तरल धातु, तरल धातु, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल, डैश देकर के लिखिएगा पारा, पारा किससे डिनोट करते हैं? Hg से, Hg से। उसमें मेटल का सारा प्रॉपर्टी है, केवल एक को छोड़ करके, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, समझ गए। उसके बाद लिखिएगा तरल अधातु, तरल अधातु, लिक्विड नॉन मेटल, क्या हो जाएगा? ब्रोमियम, ब्रोमियम, ब्रोमियम। जितना सारा अधातु है ब्रोमियम को छोड़ के सब किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। जितना सारा अधातु होता है कैसा होता है? गैस के फॉर्म में होता है। और ब्रोमियम कैसा होता है? लिक्विड होता है। चलिए आगे लिखिएगा। मेन तो इतना ही था आपका। कितना हो गया टोटल? हाँ 28, 25, ठीक है। बस इतना, इसको खूब बढ़िया से देख लेना है, इतना याद हो जाएगा, काम निकल गया। ओके, बाकी ये सब आपके काम का नहीं है। कौन किस फैमिली का है ये आप देख करके पीरियोडिक टेबल एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाता है, समझ गए। चलिए हमको ही पता नहीं है उस पर, अभी नहीं, उस पर आएंगे अभी, उसमें अभी कुछ दिन का समय है। चलो हेडिंग बना लो, इसको बस समझाते हुए निकल जाएंगे, PDF दे देंगे, हो जाएगा। लिखना जरूरी है। हाँ कोई आर्टिकल थोड़ी लिखना है।
आप लोग भी मिशन 50 वाला एग्जाम का फॉर्म भरे हैं जो एंट्रेंस होने वाला है। अभिक्रिया, तो देखो केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, तो कोई भी दो एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो उनसे एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक एलिमेंट है मान लो ए, दूसरा एलिमेंट है बी, और इन दोनों के मिलने से जो एलिमेंट बना वह क्या बना, ए बी बना। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट नया बना, ये एलिमेंट जो होगा इन दोनों की अपेक्षा क्या होगा, अलग होगा। दोनों का प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों से अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को अगर डिफाइन करना है तो एक लाइन में आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में संयोजन कराया जाता है और उससे बनने वाला नया तत्व रासायनिक अवस्था में उन दोनों से भिन्न हो तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये जो हो गया, यह क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। यहां पर जो ए और बी है, इस ए और बी को कहेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक। रिएक्टेंट का मतलब हो जाएगा अभिकारक। ये जो है इसको कहते हैं साइन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, साइन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन को दर्शाया जाता है एरो के साइन से, और जो पदार्थ यहां पर बना इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, वि उत्पाद कहते हैं। समझ में आया। अब ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट कर, कैसे बताओगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और तो उससे बनने वाला तीसरा पदार्थ रासायनिक दृष्टि से उनसे भिन्न होता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपके पास मान लो ए बी है और यह टूट करके ए प्लस बी में बदल जाए, ए और बी में बदल जाए। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है तो यहां पर एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और यहां पर जो तत्व क्या हो रहा है, एक तत्व है वो टूट करके दो अलग अलग तत्वों में बदल रहा है, जिसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो कई प्रकार का हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन के क्या है, टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो कभी भी इस तरीके का रिएक्शन करवाना है तो इसमें दो तत्वों को केवल क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, रिएक्शन हो जाता है। अब यहीं पर अगर रिएक्शन का रेट काफी ज्यादा स्लो है तो यहां पर हम लोग उपयोग करते हैं किसका, किसका उपयोग करेंगे रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, कैटलिस्ट का। किसका प्रयोग करेंगे, कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। यहां पर अगर रिएक्शन करवाना है, मान लो ए बी है और इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, हीट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस है फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, और फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश। तो प्रकाश की सहायता से अगर पदार्थ का रिएक्शन करवाया जाए, केमिकल रिएक्शन करवाया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, फोटोलाइसिस कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से करवाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना एनोड और कैथोड रॉड के सहारे। तो किससे किया जाता है, प्रकाश से थोड़े किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो कहीं पर भी इस तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, डिकम्पोजिशन, तो वहां पर जिसके माध्यम से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में किससे कराते हैं, पानी के माध्यम से कराते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन में एक और चीज होता है
कि जितना वेट प्रोडक्ट का होता है, जैसे मान लो यह 40 ग्राम का है और यह 30 ग्राम का है, तो जो प्रोडक्ट बना वो कितने ग्राम का हो जाएगा? 70 ग्राम का होगा। मतलब यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमेशा लागू करेगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेबवाइजर ने। किसने दिया था? लेबवाइजर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लेबवाइजर, उन्होंने ही दिया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जितना प्रोडक्ट का वेट होगा, जितना रिएक्टेंट का वेट होगा, उतना ही वेट किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसके साथ? तो नई प्रॉपर्टीज के साथ, नए गुण के साथ। ठीक है, द न्यू सबस्टांस हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया पदार्थ बनेगा उसका प्रॉपर्टी जो होगा वह क्या होगा? डिफरेंट होगा फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिससे वो बना है। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन को क्या डिफाइन किया गया? जो मैंने कहा, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उससे एक नया तीसरा पदार्थ बनता है, और नया बनने वाला पदार्थ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से प्रॉपर्टी में अलग होता है, डिफरेंट होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या कहा कि ए बी है, यह ए बी जब रिएक्ट करेगा तो वह किस में बदल जाएगा? ए बी में। या फिर यहां पर डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं ए बी है और इसको हम लोग हीट के माध्यम से तोड़ रहे हैं, तो यह किस में बदल जाएगा? ए और बी में। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो एटम्स है, जो एलिमेंट्स है, वही केवल यहां पर क्या हो रहे हैं? रीअरेंज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज लिखा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। एटम यहां पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, केवल वो एलिमेंट क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे अगर है, मान लो कोई एलिमेंट से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, Zn है प्लस क्या है? Cl है, तो जो नया पदार्थ बनेगा वह क्या बनेगा? ZnCl। तो यहां पर ये एलिमेंट बदल जा रहा है क्या? नहीं ना बदल रहा है। ये एलिमेंट यहां पर क्या हो रहा है? केवल रीअरेंज हो रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट चेंज नहीं होते, एलिमेंट्स केवल रीअरेंज हो जाते हैं। क्लियर ना? इसके बाद देखिए आगे, in the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of those substance involved in it is known as chemical equation। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जो मैंने अभी आपको कहा कि जो भी रासायनिक समीकरण होगा इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये फॉर्मेट में किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखा देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इक्वेशन में दिखा देना रासायनिक समीकरण है। आगे है, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? मतलब दो पदार्थ को आप मिलाएं, उससे नया पदार्थ बना, इससे आपको कैसे पता चलेगा? तो यहां पर देखिएगा एक इक्वेशन लिखा गया है, जिंक है और क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, क्या क्या है? जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या बना यहां पर? ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और वो गैस के माध्यम से क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कहीं पर भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब गैस वहां से बाहर निकल रहा है, तो वो माना जाएगा कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो गैस का निकलना एक सिंबल है रासायनिक अभिक्रिया का। दूसरा क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? Kl है और Pb है, PbNO3 लेड नाइट्रेट है। तो यहां पर क्या बन रहा है? PbL2। तो यह किस रूप में रहेगा? पाउडर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और अवक्षेप के रूप में वहां पर दिखाई देगा। तो अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या है? चेंज इन कलर, वहां पर रंग में क्या आएगा? बदलाव आएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4, तो क्या बन रहा है? FeSO4 प्लस Cu।
तो यहाँ पर रंग अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCl किस रूप में लिया गया है, किस रूप में लिया गया है, गैस फॉर्म में है, सॉरी गैस फॉर्म में थोड़ी होगा, किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। और NH3 अमोनिया किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो इससे क्या बन रहा है, NH4Cl, यह किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। मतलब अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो माना जाएगा कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5। फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट, ठीक है। 5 अवस्थाओं के आधार पर इसको माना जाता है। तो पहले इतना लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिखाते चल रहे हैं। अभी तो तुम कह रहा था नहीं लिखेंगे, हाँ चलो लिखो। इंग्लिश वाले सेम लिखिए, हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं। जब 2 या अधिक तत्व, जब 2 या अधिक तत्व जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, जो रासायनिक गुणधर्म में, जो रासायनिक गुणधर्म में इनसे अलग होता है, रासायनिक गुणधर्म में इनसे अलग होता है, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के निम्न सूचक हैं, निम्न सूचक हैं। पहला लिख लीजिए, पहला लिखिएगा, गैस का उत्सर्जन, पहला लिखिए गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। पहला इक्वेशन लिख लीजिए, सामने लिखा हुआ है। दूसरा लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। हो गया, लिख लीजिए इक्वेशन। उसके बाद लिखिएगा तीसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इक्वेशन लिख लीजिए। हो गया, देखो कलर परिवर्तन हो रहा है ना। CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का रंग कैसा होता है, ब्लू, और उसका रंग कैसा हो जा रहा है, FeSO4, ब्राउन हो जा रहा है। ब्लू से कैसा हो जा रहा है, ब्राउन। तो कैसा कलर में परिवर्तन हुआ ना। नीला से कैसा हो गया, भूरा, तो रंग परिवर्तन हुआ। उसके बाद लिखिएगा चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन।
चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। इक्वेशन लिख लीजिए। CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना। उसमें क्या मिलाया गया? पानी। तो पानी मिलाया गया तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा तो तापमान उसका क्या हो जाएगा? गर्म। माने चूना पत्थर लो, थोड़ा ज्यादा मत ले लेना, हमेशा कम ही लेना। और चूना पत्थर ले करके उसको खाली पानी में डाल दो तो देखोगे कि तुरंत बुलबुला निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ बुलबुला निकलना शुरू हो जाएगा, धुआं जैसा पूरा हो जाएगा, कमरा पूरा धुआं से भर जाएगा। और थोड़ा सा गलती से ज्यादा चूना पत्थर डाल दिए हो तो जिस फ्लास्क में डालोगे वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, दुर्घटना भी हो जाता है। तो बहुत कम चूना पत्थर डाल करके इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। तो तापमान में भी बदलाव, तो उसमें से गैस बाहर निकल रहा है, बबल्स बाहर निकल रहा है, मतलब उसका तापमान क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है ना। तीसरा क्या, पांचवा क्या है? चेंज इन स्टेट, अवस्था में बदलाव। तो अवस्था में उसका क्या बदलाव हो जाएगा? तो HCl किस रूप में? लिक्विड लिख लेना, वहां पर L लगा लेना, ठीक है। और दूसरा क्या है? NH3, वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, तो NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, वो सॉलिड फॉर्म में है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब छोटा सा हेडिंग बना लेना, संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इसके बाद आगे लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इंग्लिश वाले सेम लिखिए, हिंदी वाले लोग लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत 1774 में, 1774, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत 1774 में लेवॉइजर, LAVOISIER ने दिया था। उनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। नीचे इसको लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, माने संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एक मिनट रुकिए।
इसमें बहुत सारा भी एरर है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है क्या, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है ये बताओ, अनबैलेंस है कि बैलेंस है, अनबैलेंस है। कैसे पता करते हैं, तो जैसे नॉर्मली लो, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। एलएचएस और आरएचएस में लिखे हुए एलिमेंट को लिख के उस पर एटम कितने हैं वो लिखा जाता है। तो एफ यहाँ पर एक एलिमेंट है रिएक्टेंट में, तो एफ पर क्या है, 0 है ना जी, क्या है 1 कह सकते हैं क्या। चलो उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन 1। और आरएचएस में चले जाओ तो आयरन कितना है, 3। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4। तो दिख रहा है ना यहाँ पर आयरन भी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लगा दें 3Fe, क्या लगा दें 3Fe, तो आयरन हो गया कि नहीं हो गया बैलेंस, मतलब आयरन यहाँ पर भी 3 हो गया, वहां पर भी क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो 2 है, सेम है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर है, यहाँ 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 4 है। और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 1 है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाँ 4H2O, बैलेंस हो गया। यहाँ अभी बैलेंस है कि नहीं है, नहीं ना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उस साइड में हाइड्रोजन के पास 4 लगा देंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 4H2। अब बैलेंस हो गया, है हाइड्रोजन कितना हो गया, अब तो 8 हो गया। हाँ इधर भी बैलेंस हो गया और उधर भी बैलेंस हो गया, Fe3O4 + 4H2, ठीक है। तो बस इसी तरीके से किया जाता है। बैलेंस करने के लिए सबसे आसान होता है, इसका प्रैक्टिस हम करा देंगे 20-25 को, कल इसका अगर टेस्ट का क्वेश्चन बना लेते हैं 20-25 को यही करा देंगे, ठीक है। बैलेंस खाली कर लेना। एलएचएस और आरएचएस में पहले लिख दीजिए कि कितना एलिमेंट है, और दिख जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, दोनों को बैलेंस कर देना है। इस मेथड को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। पावर नहीं है ये, नंबर ऑफ एटम है। क्या है, नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या है ये, पावर इसको नहीं कहा जाता है। चलिए इसको अभी छोड़िए, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसको देख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी इक्वेशन को सूचना वाला कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन है, मान लो ये है, इसको हम कहें कि सूचनादार बनाइए, इससे आपको बहुत सारा चीज पता चल जाए। तो आप कहोगे कि कुछ करना नहीं है, केवल जो जिस फॉर्म में है उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे आयरन किस फॉर्म में है, तो S लिख दिए, ये किस फॉर्म में है, तो क्या लिख दिए, L लिख दिए, 3FeO4। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से गैस फॉर्म में निकलेगा। 3FeO4 ये भी आपका किस फॉर्म में रहेगा, तो बस इस तरीके से लिख दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। इसी को पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है, देखो। द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोर इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन गिवन इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वे, 3 तरीके से बनाया जा सकता है। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनका फिजिकल स्टेट मतलब किस अवस्था में है वो दर्शा देना। दूसरा क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। मान लो यहाँ पर अगर हीट का जरूरत पड़ रहा है इस रिएक्शन को करवाने में, रिएक्शन स्लो है, हीट को अगर कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो हीट के लिए यहाँ पर नीचे में क्या दे देते हैं या ऊपर में क्या देते हैं, डेल्टा टाइप का साइन दे देते हैं। तो क्या हो गया, उससे क्या पता चलता है, हीट लगाया गया है, ठीक है। तो वही सेकेंड पॉइंट में आपको कह रहा है कि बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब ये किस कंडीशन में अगर हो रहा है। अगर यह फोटोलाइसिस हो रहा है तो ऊपर में नीचे, ऊपर में या नीचे में लिख देंगे क्या, फोटोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस है तो लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मॉइस्चर के प्रेजेंट में हो रहा है तो मॉइस्चर लिख देंगे, हीट के प्रेजेंट में हो रहा है तो हीट दे देंगे, तो जो हो रहा है वो लिख देंगे। तो 3 तरीके से इंफॉर्मेटिव इसको बनाया जाता है।
To make equation more informative, to indicate the physical state, reactant and product and equation, solid state is indicated by the symbol of S. Liquid state is indicated by the symbol of L. Gaseous state by symbol G. Aqueous solution, ठीक है, by indicating AQ. ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या है, नॉर्मली अगर ऐसे समझो, यहां पर तो ये है, अब यहां पर अगर कोई HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमेशा कोई भी एसिड रहता है तो उसके ब्रैकेट में लिक्विड नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एक्वा सॉल्यूशन. ठीक है, यानी किसी भी एसिड को क्या किया जाता है, उसको तनु विलयन कहा जाता है. डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है और पानी मिला करके एक्वस कर देते हैं, तो एसिड के आगे AQ लिख देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें जल मिलाया गया, पानी मिलाया गया. क्लियर है. टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन एन इक्वेशन, इफ प्रिसिपिटेट फॉर्म, छोड़ दीजिए, काम का नहीं है. हाँ, ये दिया गया है आपका कि किस तरीके से हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखो. इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, then the heat sign delta is put over the arrow of the equation. अगर हीट का प्रयोग किया जा रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, तो एरो के ऊपर किसका साइन दे देते हैं, डेल्टा का साइन दे देते हैं, तो क्या पता चल जाता है कि वहां हीट का जरूरत हो रहा है. दूसरा लिखा हुआ, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कोई उत्प्रेरक लगाया गया है तब वो रिएक्शन हो रहा है, देन द सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कैटलिस्ट इज ऑल्सो रिटेन अबव और बिलो, ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, एरो इन द साइन ऑफ द इक्वेशन. किसी भी रिएक्टेंट का यूज हो रहा है, अगर जाइमेज का यूज हो रहा है तो ZY लिख देंगे, एमाइलेज का यूज हो रहा है तो MY लिख देंगे, अगर आयरन पाउडर का यूज हो रहा है तो आयरन पाउडर लिख देंगे, प्लेटिनम पाउडर का यूज हो रहा है तो प्लेटिनम पाउडर लिख देंगे, मतलब जिस भी रिएक्टेंट का यूज हो रहा है उसका नाम लिख देंगे. इफ द रिएक्शन टेक प्लेस अंडर द सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन दोज वैल्यूज आर रिटेन अबव और द बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन. अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने में कुछ टेम्परेचर का यूज किया जा रहा है, मतलब वहां पर कोई तापमान लगाया जा रहा है, जैसे अब कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है वो, जैसे दूध में क्या कराया जाता है, पास्चुराइजेशन कराया जाता है, मिल्क को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन, तो पास्चुराइजेशन किया जाता है तो ऊपर में लिख दिया जाता है 73 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना टेम्परेचर में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी लिखा जा सकता है उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए. समझ गए. पहला क्या बताया हमने इसमें, पहला क्या, साइन, मतलब वो फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस. दूसरा क्या, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या लिख देंगे, AQ. अगर वहां पर हीट दे रहे हैं तो क्या लिख देंगे, डेल्टा. ठीक है. तीसरा, अगर उसको कोई तापमान सर्टेन टेम्परेचर दिया जा रहा है तो वो तापमान लिख दिया जाएगा. समझ गए. वो सारा कुछ. अगर कोई कैटलिस्ट लगा रहे हैं तो कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे वहां पर कि कौन सा कैटलिस्ट लगा है, इससे इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है. अब है आपका सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन. कुछ केमिकल रिएक्शन के अभिक्रिया के कुछ टाइप हैं. एग्जाम्पल में पहला लिया गया है कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया. तो संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखा गया है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर देन सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़े लेकिन उत्पाद केवल कितना बने, एक, उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया. अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और केमिकल रिएक्शन दे करके आपसे पूछेगा कि पहचान करिए ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है. समझ में आ रहा है. तो जैसे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाला गया है, पानी में. तो ये इंफॉर्मेटिव भी बना दिया गया है, यहाँ पर S लिख दिया गया है, यहाँ पर A, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है. अब ये दोनों रिएक्ट किए हैं तो इससे आपको किसकी प्राप्ति हुई, आपको क्या मिला है यहाँ पर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ टाइप ऑफ बेस, मतलब बेस में भी कैसा है यह, कैसा है यह, एल्कली है. क्या है, एल्कली है. कैसे बेस को एल्कली कहते हैं, जो पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल बेस को. तो क्या बना यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है. तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट केवल कितना बना है, एक बना है. तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. छोटा सा हेडिंग बनाना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार.
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डैश देकर लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या अधिक तत्व, वह इंग्लिश वाले लिख लो ऊपर वाला लाइन, वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक तत्व जुड़कर एक वी उत्पाद का निर्माण करें, एक वी उत्पाद, एक वी उत्पाद, वी उत्पाद का निर्माण करें, एक वी उत्पाद का निर्माण करें। इक्वेशन लिखा गया है, लिख लीजिए। हो गया? ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम और क्विक लाइम भी इसको कहते हैं, चूना पत्थर समझते हैं ना, उसी को बोला जाता है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब खाली इसको यहाँ पर डाल दोगे ना आप, इसको चूना पत्थर को लेकर के पानी में आप केवल डाल दिए, यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ एक लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी निकलेगा। तो हीट एनर्जी निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्या कहोगे कि रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने का एक सिंबल है ना जी, कि हीट का निकलना, रंग में परिवर्तन होना, हीट का निकलना, गैस का निकलना, ठीक है, ये सब क्या है, प्रिसिपिटेट का बनना, ये सब केमिकल रिएक्शन का साइन है। ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए उसके बाद लिखिएगा दूसरा लिखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। लिखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थों में विभाजित हो, दो या अधिक पदार्थों में विभाजित हो, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इक्वेशन लिखा हुआ है, लिख लीजिए पहले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये टाइप जो इक्वेशन लिखा गया, यह क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जिसमें हीट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है ना, ये क्या हो गया यहाँ पर आपका सिंगल प्रोडक्ट हो गया। अब इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। इसको क्या दिया गया है, हीट दिया गया है। तो ये किस में बदल गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सा गैस यहाँ से बाहर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व जुड़ के एक तत्व में बदलेगा, यहाँ पर एक तत्व टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों में बदलता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका एक टाइप हो गया क्या, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। मतलब एक एलिमेंट को लिया गया और इसको हीट से तोड़ा जा रहा है तो यह तीन तत्वों में बदल रहा है। इसको कल लिखवा देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक दूसरा टाइप भी देखो, क्या लिया गया है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। लेड नाइट्रेट को भी लिया गया है, क्या किया गया, हीट किया गया है, तो यह टूटा है किस में, लेड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो कई प्रकार का हो सकता है, मतलब यह हीट से भी इसको तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन में दे दे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा रिएक्शन है, तो क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर पूछा जाए आपसे कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, तो क्या कहोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें लाइट से वो हो रहा है। तो जो भी पदार्थ जहां पर टूटने वाला बात आएगा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है। इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे लिख लेंगे। कोई क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए क्या आप लोगों को, लिख के लाए हैं, नहीं लाए हैं? क्या था प्रश्न, याद है? हाँ? इलेक्ट्रिक वाहन वाला क्वेश्चन था, साइंस टेक का ना। हाँ ठीक है, 300 शब्दों में था, 250 शब्द में।